हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 14 की। इससे पहले हमने सेक्शन 89, ऑर्डर 10 वगैरह किया था। उसके बाद उसी सीरीज़ में आता है ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15। आज हम करेंगे ऑर्डर 14, ठीक है। ऑर्डर 10, 14, 15 इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीपीसी को याद किया जाता है, समझा जाता है, तो वो वीडियो आप देखें। उसमें आपको जो सीक्वेंस मैंने बताई थी उसी से मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक एक ऑर्डर लेके। उस सीक्वेंस में करोगे तो एक स्टोरी की तरह सारे ऑर्डर और सेक्शंस याद होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए रूल 1 की बात करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की। तो ये ऑर्डर डील करता है मेनली इश्यूज़ से। इशू किसके? लॉ के, फैक्ट के, सूट में। तो रूल 1 कहता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, ठीक है। फ्रेम होंगे इश्यूज़, कैसे होंगे वो देखो। फर्स्ट सब रूल कहता है इशू जब भी अराइज होंगे जब मटेरियल प्रपोजिशन, ये सेकंड सब रूल में बताया है मटेरियल प्रपोजिशन क्या है। इशू अराइज होंगे जब एक मटेरियल प्रपोजिशन फैक्ट या लॉ का एक पार्टी करेगी अफर्म और दूसरी करेगी डिनाई। सेकंड में बात करता है मटेरियल प्रपोजिशंस की। ये वो प्रपोजिशंस हैं लॉ या फैक्ट के जो एक प्लेंटिफ आरोप लगाएगा अपना, जो उसका राइट है स्यू करने का, कॉज ऑफ एक्शन है, वहाँ पे वो एक राइट लेके आया है कोर्ट में, उसे इस्टेब्लिश करेगा और डिफेंडेंट जो है उनको डिनाई करेगा। तो ठीक है, ये प्रपोजिशंस होती हैं मटेरियल प्रपोजिशंस। किसकी होती हैं? लॉ या फैक्ट की। सेकंड सब रूल कहता है। थर्ड कहता है कि जो ये मटेरियल प्रपोजिशन है एक पार्टी करेगी अफर्म और एक करेगी डिनाई, और यही इस्टेब्लिश करेंगी क्या? इशू, ठीक है। यानी कि जो मुद्दे जो एक पार्टी अफर्म करती है दूसरी डिनाई करती है, उसी को कंस्टिट्यूट करेंगे इशू में। फोर्थ में बताता है कितने टाइप्स के इशू होंगे, 2 तरह के, फैक्ट और लॉ, ठीक है। और सब रूल 5 है, वो कहता है कि पहली हियरिंग पे आप आए और आपको ऑर्डर 10 रूल 2 में एग्जामिनेशन वगैरह हो गया, आपका पार्टी को सुना गया। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? मटेरियल प्रपोजिशन फाइंड आउट करेगी फैक्ट के या लॉ के, और उसके बाद फ्रेम करेगी, रिकॉर्ड करेगी इश्यूज इस तरह से कि जो कोर्ट है वो राइट डिसीजन वहाँ पे दे सके केस के बारे में। इस तरह से वो क्या करेगी? इश्यूज फ्रेम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सब रूल है 6। ये कहता है इफ़ डिफेंडेंट, यानी कि मान लो डिफेंडेंट ने कोई डिफेंस ही नहीं बनाया, जब वो फर्स्ट हियरिंग पे आया तो वहाँ पे कोई डिफेंस नहीं बनाया, तो वहाँ पे कोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेम या रिकॉर्ड इशू करने की। तो इम्पॉर्टेंट है सब रूल 6। रूल 2 देखिए क्या कहता है। रूल 2 कहता है कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, ठीक है। कोर्ट जो है सब इश्यूज पे जजमेंट पास करेगा। प्रीलिम मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सब रूल 1 में प्रीलिमिनरी इश्यूज पे अगर डिस्पोज हो रहा है उस चीज़ को छोड़कर सब इशू पे जजमेंट पास करेगी। यानी कि प्रीलिमिनरी इशू पे ही अगर केस डिस्पोज हो सकता है फिर तो सीधा जजमेंट आएगा, अदरवाइज सब इश्यूज पे क्या करेगी? जजमेंट देगी। और सेकंड कहता है मान लो कोई इशू है जो लॉ और फैक्ट दोनों अराइज होते हैं सेम सूट में, और कोर्ट को लगता है कि वो डिस्पोज हो सकता है केवल लॉ के इशू पे, क्या केस? तो वो जो लॉ के इशू पे अगर डिस्पोज हो सकता है तो पहला जो इशू है वो डिसाइड करेगी लॉ वाला। लॉ कौन से होंगे? 2, जुरिस्डिक्शन को लेकर कि जो इशू रिलेट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, और अ बार टू सूट क्रिएटेड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। यानी कि कोई बार तो नहीं है सूट पे किसी कानून के, किसी लॉ के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेगी। क्यों? क्योंकि जो लॉ के इशू पे ही केस को डिस्पोज किया जा सकता है, तो इन दोनों इश्यूज को क्या करेगी? पहले सुनेगी, ट्राई फर्स्ट, ठीक है। रूल 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रूल 3। रूल 3 कहता है मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड, ठीक है। कि कोर्ट जो है फ्रेम करेगा
कुछ इश्यूज इन पे डायरेक्ट, किन पे देखो, पहला है एलिगेशंस पे, ओथ पे जो एलिगेशंस लिए गए हैं, किस किस के, पार्टीज के या पार्टी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लीडर, तीनों के क्या करेगी, एलिगेशंस जो ओथ पे लिए हैं उन पे इशू फ्रेम करेगी। बी में है एलिगेशंस जो प्लीडिंग में बनाए गए हैं वो इंटेरोगेटरी में है जो वो। सी में है डॉक्यूमेंट का कोई कंटेंट अगर प्रोड्यूस किया है किसी पार्टी ने, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाएगी, इश्यूज फ्रेम करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रूल 4, कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। ठीक है, रूल 4 देखो क्या कहता है कि इशू फ्रेम करने से पहले कोर्ट क्या करेगी, विटनेसेस और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगी। जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि इशू फ्रेम नहीं हो सकते बिना एग्जामिनेशन के, किनके, पर्सन का और डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन, तो 7 दिन तक वो एडजर्न करके फिर उसके बाद ही क्या करेगी, इश्यूज़ को फ्रेम करेगी। ठीक है, रूल 5 है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज, यानी कि 2 सब रूल हैं। पहले में बात करता है कुछ अमेंड या ऐड करने की, और सेकंड में बात करता है स्ट्राइक आउट, क्या, इश्यूज। कोर्ट के पास पावर होती है, उसे लगता है कोर्ट को किसी भी टाइम बिफोर पासिंग डिक्री, ठीक है, स्टेज बता दिस, यानी कि डिक्री पास होने से पहले कभी भी उसे लगता है कि इश्यूज अमेंड होने चाहिए या कुछ और एडिशनल इशू फ्रेम होने चाहिए, तो वो क्या करेगी, कंट्रोवर्सी जो है, जो डिसीजन जिस चीज़ पे आना चाहिए उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ इश्यूज ज़रूरी हैं जो नहीं लिए गए पहले, उनको अमेंड या फ्रेम करेगी। ध्यान रखना, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से अलग चीज़ है ये। ठीक है, और सब रूल 2 में कहते हैं कि स्ट्राइक आउट कर देगी, यानी कि वही स्टेज रहेगी बिफोर पासिंग अ डिक्री। कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये इशू गलत फ्रेम हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगी, उसे निकाल देगी। ठीक है, रूल 5 ये डील करता है। उसके बाद देखिए रूल 6। रूल 6 कहता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। 6, 7 इकट्ठा पढ़ना। क्या कहता है देखो, मान लो पार्टीज हैं, वो कोई फैक्ट या लॉ पे एग्री करती हैं, जो भी उनके बीच में डिसाइड होना है उसको वो एग्री करती हैं, तो वो एक इशू के फॉर्म में उसे बताएंगी और एक राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर होंगी, यानी कि एक राइटिंग वाला एग्रीमेंट बनाएंगी और फिर कोर्ट के पास जाएंगी केवल इस चीज़ के लिए कि ये अफर्म और नेगेटिव ऑफ सच इशू, यानी कि कोर्ट के पास केवल गई हैं ये पता लगाने के लिए रिगार्डिंग द राइटिंग एग्रीमेंट, वही मुद्दा है मेनली इशू का। तो वो इशू में स्टेट करेंगी कि भाई हमने इस फैक्ट और लॉ पे ऐसा ऐसे एग्रीमेंट किया था, आप उस पर डिसीजन दें, हम इसको एग्रीमेंट को हम एग्री करते हैं। ठीक है, तो यही ये बात आगे कहती है कि क्या वो हो सकता है एग्रीमेंट किससे रिलेटेड, तो जिस पे फाइंडिंग देगी कोर्ट, डिसीजन देगी किसमें, अफर्म या नेगेटिव इशू में। ठीक है, यानी कि या तो हाँ करेगी या ना करेगी। तो किस किस पे, कुछ मान लो मनी स्पेसिफाइड है, एग्रीमेंट में लिखा है कि इतना पैसा है जो पता लगाना है कोर्ट को कि किसको पे करना है, बाय वन पार्टी टू द अदर ऑफ देम। ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है किसने किसको, या तीसरा कि इस एक्ट से किसको दूर रहना है, वन और मोर ऑफ द पार्टीज शैल डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैटर इन डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा 6, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए 6, 7 में लिखा क्या है। 7 में कहता है, 6 से को ही कंटिन्यू करता है, कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है, इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ में प्रोनाउंस। अब कोर्ट के पास ही आ गई एग्रीमेंट लेकर कि जी ऐसे ऐसे है, ये इशू फ्रेम करना है, बस आपको इन तीनों चीज़ों में अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको डिसीजन देना है। कोर्ट को अब लगता है कि गुड फेथ में ये जो एग्रीमेंट था एग्जीक्यूट किया गया था, तो वहाँ पे क्या करेगी,
जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। देखो क्या कहता है, कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद देखेगी कि एग्रीमेंट जो है सही से एग्जीक्यूट हुआ है पार्टी के बीच में, और बी में कि उनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन द डिसीजन ऑफ सच क्वेश्चन एज अफोरसेड, जो भी वो डिसीजन चाहते हैं, और क्या ये केस कोर्ट डिसाइड कर सकता है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोसीड करेगी। चूँकि उन्होंने ऑलरेडी इशू फ्रेम किया हुआ है, लेकिन कोर्ट इस तरह से सॉल्व करेगी जैसे उसने ही वो इशू फ्रेम किया है, क्योंकि 6 में मैंने बताया इशू क्या होगा, रिगार्डिंग एग्रीमेंट कि ये राइटिंग में है और ये मुद्दे हैं और हम इन पे एग्री करते हैं। ठीक है, यही तो था मेन मुद्दा। तो वो इशू में की फॉर्म में ऑलरेडी बनाया है पार्टी द्वारा, तो कोर्ट इस तरह से डील करेगी कि इसी ने फ्रेम किया है, एंड शेल अपॉन द फाइंडिंग और डिसीजन ऑन सच इशू प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अपॉन द जजमेंट सो प्रोनाउंस्ड डिक्री शेल फॉलो। तो ये हमारा रूल 7 ख़त्म हो गया, इसके साथ ऑर्डर 14 हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 15 को लेंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।